आज के दौर में जबकि भाषा, धर्म और क्षेत्रीयता की ओट लेकर विघटन के प्रयत्न जारी हैं, देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्य के परस्पर अनुवाद की ज़रूरत स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। दूसरी भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट जीवन मूल्यों से संपर्क कृतियों का हिंदी में अनुवाद अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले जनसमूह के भावनात्मक सामीप्य स्थापित करता है और अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को संपूर्णता में समझने की ज़मीन तैयार करता है। ख़ास तौर से उर्दू से हिंदी में अनुवाद की आज बड़ी ज़रूरत है। दोनों भाषाओं में इतना समीपी संबंध है कि कभी कभी तो लिपि का अंतर ही एक भाषा के वजूद को विभक्त कर देता है। हालांकि हर भाषा के पीछे उसकी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का सुदीर्घ इतिहास होता है। इसी तरह उसके साहित्य की अंतर्वस्तु के भी विशिष्ट संस्कार होते हैं। इसलिए एक लिपि की बात कहकर इस समस्या से अवकाश नहीं पाया जा सकता। फारसी लिपि की अपनी विशिष्टता है, अपना सौंदर्य है। फारसी लिपि को गैर ज़रूरी बताकर हम हिंदी उर्दू को और अधिक नज़दीक नहीं ला सकते, बल्कि ये दोनों भाषाओं के साहित्य की महनीय विरासत के आदान प्रदान से संभव होगा। जिस भाषा की रचनाओं से व्यक्ति को ऊर्जा और स्फूर्ति मिलेगी, उसमें उसकी आस्था बढ़ेगी और उसे जानने की उत्सुकता भी जागृत होगी। भावना के संदर्भ को आत्मसात कर लेने पर भाषा का फर्क बहुत पीछे छूट जाएगा। लिपि का विवाद उठाने के बजाय हमें अनुवाद पर बल देने की ज़रूरत है। प्रेमचंद ने कहा था, उर्दू लिपि हिंदी से बिल्कुल जुदा है और जो लोग उर्दू के आदी हैं उन्हें हिंदी लिपि का व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर ज़बान एक हो जाए तो लिपि का भेद कोई महत्व नहीं रखता। जहाँ तक साधारण जन की बात है, वहाँ भाषा एक ही है। किसान मजदूरों की भाषा में हिंदी उर्दू का कोई विशेष फ़र्क नहीं है। लेखक जितना जनता से दूर हटता जाता है, उतना ही भाषा का फ़र्क बढ़ता जाता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उर्दू का लेखक कुछ विशिष्ट भावों की अभिव्यक्ति के लिए अरबी फ़ारसी के क्लिष्ट शब्दों का व्यवहार कर सकता है। यही बात हिंदी के लेखक के साथ भी है। बहुसंख्यक जनता से जुड़ाव के साथ ही हिंदी या उर्दू में सरलता आ सकती है। इस सरलता के आने पर हमारी चिंता के केंद्र में लिपि नहीं रहेगी। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात आती है, तब उर्दू के भविष्य का सवाल भी उठ खड़ा होता है। शासक वर्गों की ये नीति रही है कि वे दो भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। यदि वे उर्दू को कहीं प्रोत्साहित भी करते हैं तो उसके बोलने वाले समुदाय को कृतज्ञ करने की नीयत से ही करते हैं। उनकी विचारधारा के प्रतिनिधि लेखक बुद्धिजीवी उर्दू को राष्ट्र की एकता व अखंडता में बाधा के तौर पर लेते हैं और साम्राज्यवाद की गुलामी की प्रतीक अंग्रेज़ी की ओर से आंखें मूंदे रहते हैं। हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में विकास में उर्दू बाधा नहीं है। इसकी जड़ तो हिंदी व अंग्रेज़ी की दोहरी शिक्षा नीति में है। न केवल हिंदी और उर्दू बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं को समर्थ बनाते हुए एक अंतर्भाषीय संवाद की ज़रूरत है। शासक वर्ग इसकी ज़रूरत सम्मेलनों और उत्सवों तक ही अनुभव करते हैं। आज कई प्रांतों में उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में रखा गया है और उर्दू अकादमियाँ भी खोली गई हैं, पर इस प्रक्रिया के लिए स्वीकृत बजट अन्य मदों से कितना कम है। क्या ये अकादमियाँ जनता तक पहुँच सकी हैं? अतः भाषा के स्तर पर व्यापक जन समुदाय को एक दूसरे के नज़दीक लाने का प्रयास हमारा महत्वपूर्ण जनवादी कार्यभार है। अर्थात के दबाववश जनता स्वयं अपनी एक संपर्क भाषा बनाएगी, कोई सरकार या संस्था नहीं।